स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। तफ्तीश में आज बात करेंगे ठगी के उस कारोबार की जिसके शिकार एक बार फिर कई लोग हुए। ऐसे जालसाजों से आपको सावधान करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे दारोगा की दबंगई पर जी संगम की खबर का असर। तफ्तीश में आपको दिखाएंगे गाजीपुर से साबनाई कत्ल और लूट की बड़ी वारदात। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिश्तों के कत्ल की वो सच्ची दास्तानें जिसने सबको सन्न कर दिया। कहीं बाप बना बेटे का कातिल, कहीं पति बना पत्नी का हत्यारा, कहीं भतीजे ने ली चाचा की जान। रिश्तों के कत्ल की सच्ची दास्तान। जुर्म की दुनिया में जिन वारदातों ने दस्तक दी है उसने हमारे समाज को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। रिश्तों के कत्ल की ये वो सच्ची दास्तानें हैं जो निकल कर आई हैं यूपी के पीलीभीत, मऊ और शामली से। पीलीभीत में एक पिता ने अपने 14 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं आरोपी पिता फरार है। मऊ में अवैध संबंधों के शक ने एक हंसते खेलते परिवार को नर्क में झोंक दिया। जहां एक पति ने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल किया और उसके बाद उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया। उधर शामली में जमीन की रंजिश ने एक भतीजे को अपने ही चाचा का कातिल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न जाने वो कौन सी सनक थी, न जाने वो कौन सी सोच थी जिसने एक पल में एक बाप को बेटे का कातिल बना दिया। क्लास 6 में पढ़ने वाला प्रिंस पढ़ना चाहता था, वो कुछ बनना चाहता था और यही उसकी मौत की वजह बन गई। रिश्तों के कत्ल की यह सच्ची दास्तां सामने आई है पीलीभीत से। कभी कभी जुर्म की ऐसी सच्ची दास्तानें सामने आती हैं जो सुनने वाले हर शख्स को सन्न कर देती हैं। रिश्तों के कत्ल की यह सच्ची दास्तान निकल कर आई है यूपी के पीलीभीत से, जहां एक बाप ही अपने बेटे का कातिल बन बैठा। एक पल में हुआ सब बर्बाद। बेटे का कातिल बना बेदर्द बाप। पीलीभीत के बिहारीपुर गांव में रहने वाले ध्रुव सिंह से उसके 14 साल के बेटे ने स्कूल की वो फीस मांग ली थी जो उसने महीनों से स्कूल में जमा नहीं कराई थी। कक्षा 6 में पढ़ने वाले प्रिंस को स्कूल की तरफ से लगातार फीस जमा कराने की हिदायत दी जा रही थी। फीस महीनों से जमा नहीं थी और बकाया बढ़ता जा रहा था। प्रिंस को स्कूल जाना अच्छा लगता था, उसे पढ़ना अच्छा लगता था, वो कुछ बनना चाहता था और यही उसकी मौत की वजह बन गई। वारदात के वक्त प्रिंस ने अपने पिता से एक बार फिर स्कूल की फीस मांगी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर ध्रुव सिंह ने अपनी लाचारी का हवाला दिया। फीस की रकम नहीं, उम्र कम थी, लिहाजा प्रिंस अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर ना जाने वो कौन सी सनक थी, वो कौन सी सोच थी जिसने एक पल में एक बाप को अपने बेटे का कातिल बना दिया। बात इतनी बढ़ी कि गुस्से में आग बबूला हुए बाप ने खुरपी से गला रेत दिया और मौके पर ही प्रिंस की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी पिता फरार है। तो पैसे उन्होंने का नहीं है तो बहन और बहनों की झगड़ा हुआ। फिर वो अपने अपने कमरे में सो गए दोनों लोग। सुबह इन्होंने मतलब बहन लेटिंग चली गई हमारी, तो इन्होंने लड़के की गला काट दी, की हत्या कर दी। कहाँ से गला काट दिया? बंका से। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
और जो प्रकरण सामने आया है उसमें यह है कि कुछ फीस को लेकर उनमें एक दिन पहले शाम को कहासुनी हुई थी और उसके उपरांत उसने ये हत्या अपने बच्चे की की। अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो पिता है वो फरार है। रिश्ते के इस कत्ल के बाद से पूरे गांव में दहशत और दर्द के साथ मातम पसरा है। वहीं सवाल उस सनक और सोच पर भी है जिसने एक पल में एक बाप को बेटे का हत्यारा बना दिया। मोहम्मद तारिक, पीलीभीत, जी मीडिया। मऊ में महिला के कटे अंग मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। महिला की हत्या अवैध संबंधों को लेकर उसके पति ने की थी, जिसमें एक एसपी का छात्र नेता भी आरोपी है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का नाम तनु है, जिसके दीपक गुप्ता नाम के शख्स से लव मैरिज हुई थी, लेकिन तनु का संबंध दूसरे से बना, वो उसकी मौत की वजह बन गया। अवैध संबंधों का शक, पति बना कातिल, गिरफ्त में गुनहगार। मऊ में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहां 3 थाना क्षेत्रों में महिला के कटे हुए अंग मिलने से पूरे जनपद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इसके बाद एसपी ने मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया था। महिला का शव थाना कोपागंज, शहर कोतवाली, थाना सराय लक्सी क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर मिला था। महिला के कटे हुए अंगों के पास से वी मार्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पर्ची मिली थी। जांच कर रही पुलिस ने कॉम्प्लेक्स की पर्ची के सहारे महिला की शिनाख्त और हत्यारे को खोज निकाला। मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि महिला का नाम तनु उपाध्याय है और वो 1 दिन से गायब थी। इसके बाद पुलिस ने महिला के मित्रों की तलाश की तो दीपक गुप्ता नाम के शख्स का नाम सामने आया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने लव मैरिज की थी। इसके बाद जो मामला सामने आया उसने लोगों के होश उड़ा दिए। तफ्तीश में पता चला कि तनु का अवैध संबंध एक छात्र नेता से था, जिससे उसकी बातचीत होती थी और यही बात उसके पति को नागवार गुजरी। 12 तारीख की शाम जब दोनों घूमने निकले तो कोपागंज के डाड़ी पुल के पास पत्नी के सेल फोन पर फिर से फोन आया। इसे लेकर दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में आए पति ने गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फोन आ रहा था, मैंने पूछा किसका फोन आ रहा है, कहीं नहीं उसी फ्रेंड का। तो बात कर रही थी बार-बार, कह दो रिसीव करना, तो नहीं रिसीव करने काट के स्विच ऑफ कर दिया। मुझे गुस्सा आया, फिर वही नाई शट्टी के पास यार डर लग रहा मुझे, तो ये नीचे आ गई। मैं पूछा मोबाइल दिखाओ, मुझे देखना किसका नंबर है। नहीं दिखाया इन्होंने, वही हाथापाई होने लगी, वही वही कलर होती है। वो उठा के फिर मुझे मोबाइल थी तो बॉडी फिर मेरे रूम पे वापस आया। बॉडी किसमें रखी थी? कहाँ पे ले जाके? फिर वहाँ मारा मैंने। अच्छा, फिर बॉडी वहीं छोड़ दिया? फिर क्या किया? फिर रूम पे आया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने पत्नी के शव के टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर उसे ठिकाने लगा दिया। लेकिन धड़ को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने पत्नी के उसी कथित बॉयफ्रेंड विशाल उपाध्याय को बुलाया और उसे अपनी साजिश में शामिल कर शव के धड़ को ठिकाने लगा दिया। वही पति को निर्दोष बताने वाली विशाल उपाध्याय की पत्नी ने कहा कि अगर उनके पति को 1 हफ्ते में नहीं छोड़ा गया तो वह आत्मदाह कर लेगी और अपनी बच्ची को लेके, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे सास ससुर भी दिल्ली रहते हैं, ये मेरी जीजा है, आजमगढ़ में ये काम करते हैं। इनको मैंने बुलाया है, ठीक है। अगर उनको अच्छे से नहीं घर पे भेजा गया तो मैं यही आत्मदाह करूंगी अपनी बच्ची को लेके। कब? 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। वही पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। अभियुक्त की निशादेही पर उसके शरीर के अंग, उसका सर, उसका धड़ और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और उस लड़की का सारा मोबाइल सब बरामद हुआ। और इस तरीके से ये जनपद पुलिस को इस जगह में जो ये घटना हुई। कितने थानों के बीच में ये घटना जी? कितने थानों के बीच में? कितने? ये इसके जो अंग छिपाए गए थे, ये 3 थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर फेंके गए थे। मामले के खुलासे में छात्र नेता की पत्नी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगी है, लेकिन जिस तरह से इस कत्ल को अंजाम दिया गया उसने एक बार फिर रिश्तों की कमजोर डोर की हकीकत को सामने ला दिया है। विजय मिश्रा, मऊ, जी मीडिया। शामली के कस्बा कांधा में 3 दिन पहले हुई किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के भतीजे को ही गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। खुला कत्ल का राज।
भतीजा निकला हत्यारा। दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। शामली के कांदला थाना क्षेत्र के कस्बा कांदला में 3 दिन पहले किसान बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जब पुलिस की तफ्तीश गहरी हुई तो खुलासा हुआ कि मृतक के भतीजे शाहरुख ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी भतीजे को एक देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं हत्याकांड के मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। वहीं भतीजे का कहना है कि चाचा बबलू ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और अपनी जान बचाने के लिए उसने जुनैद और बिल्लू के साथ मिलकर अपने चाचा बबलू की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक मृतक बबलू पहले ही एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। वहीं तफ्तीश में लगी पुलिस के मुताबिक किसान बबलू की हत्या घर परिवार में चल रही जमीनी रंजिश का नतीजा है। पूछताछ की थी, अंततः अटक प्रयास के उपरांत उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया गया है और प्रथम दृष्टया इसमें जो पूछताछ की गई है जिसमें पारिवारिक झगड़ा पाया गया है। 2 अभियुक्त इसमें भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने टीम डिस्पैच कर दी है पड़ोस के राज्य में। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सच्चाई सामने आने के बाद परिवार में दर्द और मातम का माहौल है। वहीं जमीन का एक टुकड़ा जान पर भारी बन बैठा। रिश्तों का कत्ल हुआ और एक भतीजा अपने ही चाचा का हत्यारा बन बैठा। श्रवण शर्मा, शामली, जी मीडिया। गाजीपुर में दिन दहाड़े 28 लाख रुपए लूटने और विरोध करने पर गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक शराब कंपनी के मैनेजर को गोली मारकर 28 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि मैनेजर ये पैसे सकलेनाबाद स्थित यूको बैंक में जमा कराने जा रहा था। बदमाशों की गोली से घायल मैनेजर मनोज सिंह की मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। ये यहाँ महुआ बाग में यूको बैंक में पैसा जमा करने आए थे शराब के कंपनी के मैनेजर मनोज कुमार सिंह, और इनको अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है और इनके पास जो पैसा था बैग में वो लेके भागे हैं। अभी फिलहाल इतनी जानकारी है, बाकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो उस धनराशि को अभी अपुष्ट है, लेकिन बड़ी धनराशि है, शायद 25-26 लाख के आसपास धनराशि। घटना जो है गाड़ी से हम लोग उतरे तो ही फायर तुरंत कर दिया। अब फायर करने के बाद जो है हाँ ऊपर चढ़ गया। ऊपर जब हम मोटरसाइकिल खड़ा करके तुरंत उसको पकड़े तब तक दूसरा फायर छुसिया फायर किया। उसके बाद हमारे पर तान दिया, छुसिया फायर किया था गोली मारने के बाद। उसके बाद हमारे पर ताना, उसके बाद हम ईंटा उठाए तब तक नीचे कूद गया। उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ा है। सुरक्षा को लेकर जहां आम नागरिक परेशान हैं, वहीं अब यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक बार फिर राजनीति का दांव भी बन गया है। विधानसभा में जब यूपी में हुए दंगों को लेकर सवाल उठे तो हंगामा मचना जरूरी था। यूपी विधानसभा में दंगों के सवाल पर जमकर हंगामा हुआ। बीएसपी और बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए वॉकआउट कर दिया। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के सवाल पर सदन में सरकार ने जवाब देते हुए ये माना कि साल 2013 से दिसंबर 2014 तक यूपी में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में इस मामले में 447 मुकदमे दर्ज किए गए, 1046 अभियुक्तों की गिरफ्तार किया गया, 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 83 के तहत कार्रवाई की गई। उधर सहारनपुर में 237 मुकदमे दर्ज किए गए, 99 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी का कहना है कि इस मामले की जांच हाई लेवल की कमेटी को सौंपी जाए, साथ ही गिरफ्तार आरोपियों का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट कराया जाए। हमने सदन में 3 मांग की है। एक मांग हमने की है कि जो लोग निर्दोष बंद हैं, कोई एक हाई पावर कमेटी गठित करके उनकी जांच कराई जाए, पुनर्जांच उनकी हो और उस जांच के आधार पर निर्णय लिया जाए कि वो दोषी है कि नहीं। निर्दोषों को दोषी सिद्ध करना चाहती है, इसलिए सरकार ऐसी कोई कमेटी गठित करने का जवाब नहीं दे पाई। मुजफ्फरनगर में 477 जगहों पर दंगे हुए और सहारनपुर में 237 जगहों पर दंगे हुए, जिसको सरकार ने आंकड़ा छिपाने की नियत से अभियोग की सही जानकारी दी, लेकिन दंगों की तथ्य छिपाने का प्रयास किया। बीएसपी और बीजेपी अखिलेश सरकार के जवाब से असंतुष्ट नजर आए, जिसके बाद दोनों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अमिता पारुल, सी मीडिया, लखनऊ।
अब सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर दवा कंपनी के प्रस्ताव पर सीधे एथिक्स कमेटी बनाकर ड्रग ट्रायल नहीं कर सकेंगे। दवा कंपनी, नर्सिंग होम संचालन और डॉक्टर को अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। QCI ड्रग ट्रायल का रजिस्ट्रेशन नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट पर जारी करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह व्यवस्था ड्रग ट्रायल के नए नियमों में दी है, जो 1 अप्रैल से देश भर में लागू होंगे। ठगी के ठेकेदारों ने एक बार फिर बड़े जुर्म को अंजाम दिया। हापुड़ में एक पूर्व डीएसपी से उनकी बेटी के एडमिशन के नाम पर ठगों ने 21 लाख की ठगी को अंजाम दिया। रामनयन यादव अपनी बेटी का दाखिला MBBS में कराना चाहते थे और इसी एडमिशन के नाम पर पूर्व डीएसपी ठगी का शिकार हुए। पूर्व डीएसपी से ठगी, एडमिशन के नाम पर ऐंठे 21 लाख। तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है SK देवगौड़ा, जिसने हापुड़ में एक पूर्व डीएसपी रामनयन यादव से 21 लाख रुपए ऐंठ लिए। दरअसल रामनयन यादव अपनी बेटी का दाखिला MBBS में कराना चाहते थे और कुछ दिनों पहले उनका संपर्क SK देवगौड़ा नाम के शख्स से हुआ, जिसने खुद की पहचान बेंगलोर के एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के तौर पर कराई। पूर्व डीएसपी रामनयन नटवर लाल SK देवगौड़ा की जालसाजी को भांप नहीं पाए और MBBS में दाखिले के तौर पर उनसे 21 लाख रुपए ऐंठ लिए। और जब रामनयन ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपी का मोबाइल स्विच ऑफ था, जो दोबारा ऑन नहीं हुआ। ठगी के शिकार हुए पूर्व डीएसपी रामनयन ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस में उन्होंने एक शिकायत दिया है कि लगभग 21 लाख रुपया लेकर के किसी व्यक्ति ने उनकी पुत्री को MD में एडमिशन दिलाने का वादा किया था। इस आशय की शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक के पास किया था और मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली हापुड़ नगर के प्रभारी निरीक्षक को यह निर्देशित किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी शख्स की तलाश में जुट गई है, लेकिन इस खबर ने एक बार फिर शहर शहर फैल रहे ठगी के धंधे को उजागर कर दिया है। मोहम्मद ताहिर, जी मीडिया, हापुड़। और अब बात एक ऐसे ठग की जो है तो गोवा का रहने वाला, लेकिन उसने शिकार बनाया 2 गुजराती फैमिलियों को, और वो भी लखनऊ में। गुजरात की फैमिली से लखनऊ में ठगी। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फरेब, नशीला पदार्थ खिलाकर जालसाज फरार, नौकरी की आड़ में लाखों की ठगी, शहर शहर ठगी के ठेकेदार। लखनऊ का यह है कोल ब्रेक होटल, जहां गुजरात के रहने वाले 2 परिवारों के साथ इसी जगह ठगी को अंजाम दिया गया। दरअसल 2 परिवार के 5 लोग इसी होटल में 2 दिन तक बेहोश पड़े रहे और जब उन्हें होश आया तो उनका कीमती सामान, ATM कार्ड और बैंक से लाखों रुपए निकाले जा चुके थे। जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पर्दाफाश हुआ उस नटवर लाल का, जो उन्हें अपने जाल में फंसाकर लखनऊ लेकर आया था। दरअसल गोवा के रहने वाले चार्ल्स नाम के शख्स ने पीड़ित चेतन की पत्नी को जर्मनी में टीचर और दूसरी महिला को ब्यूटिशियन की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था, जिसके चलते पहले तो दोनों को लखनऊ के कोल ब्रेक होटल में बुलाया गया और फिर खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गए। जब 2 दिन बाद पीड़ितों को होश आया तब तक अकाउंट से 4 से 5 लाख रुपए कैश साफ हो चुका था। तस्वीरों में दिख रहा यही वो नटवर लाल है जिसने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर इन परिवारों को ठगी का शिकार बनाया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। उसमें 2 परिवार रुके हुए थे। फिर क्या हुई, चार्ल्स नाम के व्यक्ति को चार्ल्स बताता था, गोवा का रहने वाला बताता था। वो उनको लेके आया कि मैं आपको विदेश में नौकरी दिलवाऊंगा और मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं आपको नौकरी देता हूँ। 2 परिवार वालों ने लेके आया, दोनों को उसने कमरे बुक कराए, एक कमरे में और इनको खाने में कुछ ऐसा चीज देती थी इनको नींद आ रही बेहोश बैठ के हो गए। आज नींद खुली, एक का चेक ले गया, उसने चेक ले जाके 3 लाख 40,000 रुपये निकाल दिए और
और एक परिवार से 2 ATM ले गया उनके, उससे भी उसने करीब 4 लाख रुपए निकाले। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी के कई शहरों से ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, जहां भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।